आज हम लोग व्याकरण में शब्द संसार के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं शब्द संसार के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं शब्द विचार। कहते हैं व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहा जाता है। कि व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था, उत्पत्ति का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहा जाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। मूलतः शब्द अक्षरों एवं मात्राओं के मेल से बनते हैं। मूलतः शब्द जो है अक्षर और मात्राओं के मेल से बनते हैं। उनका कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे क धन, म धन, लो, तो कमल क्या बन जाएगा? कमल। उसी तरह से रो धन, आ धन, मो, राम, तो ये बन गया राम। उसी तरह से है ये और ये, है ना। कहते हैं बो धन, आ धन, लो धन, हाँ क, बालक। कहते किसी शब्द की रचना के संबंध में, किसी शब्द की रचना के संबंध में चार तरह से, कितने तरह से? चार तरह से विचार किया जाता है। चार तरह से। नंबर एक, अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्युत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा उद्गम की दृष्टि से और चौथा प्रयोग यानी कि व्यवहार की दृष्टि से। कि उद्गम मतलब होता है उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट। तो किसी शब्द की रचना के संबंध में चार तरह से हम अध्ययन करते हैं। एक में अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से, तीसरा उद्गम यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से, और प्रयोग यानी कि व्यवहार की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? दो भेद है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और इसी शब्द की रचना के संबंध में हम चार तरीका से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला था अर्थ की दृष्टि से, तो हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जानेंगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कलम, तो कलम का मतलब क्या समझते हैं? जिनसे हम लिखते हैं कलम कहा जाता है। किताब, जिनको हम पढ़ते हैं किताब कहते हैं। माता, जिन्होंने हमें जन्म दिया माता कहते हैं। किसान, जो खेत में काम करते हैं उन्हें किसान कहते हैं। मतलब ये सब जो लिखा हुआ है ना शब्द, इनका कुछ ना कुछ अर्थ है, इसलिए ये हो जाएगा सार्थक शब्द है। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द में कहते हैं कि जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता है, कि जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ ना हो। ये तो नाम है, इनके अलावा भी कुछ अर्थ होना चाहिए, तब वो होगा सार्थक। लेकिन अब जैसे यहाँ है चट, इसका कोई अर्थ नहीं है। मट, कोई अर्थ नहीं है। लट नहीं है। तफ नहीं, इस सब का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि ये निरर्थक, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये निरर्थक है। उसके बाद है दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद है। उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा नंबर उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति या बनावट, उत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पढ़े थे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद है। उत्पत्ति यानी कि बनावट की दृष्टि से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। तो इनको चलिए डिटेल में जानेंगे। कहते हैं रूढ़, रूढ़ शब्द, जिन शब्द के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों को अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो रूढ़ शब्द आएगा। जैसे कि यहाँ रज है, तो रो जो, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये रूढ़ शब्द है। जैसे मान के चलिए फो है, जो है, अलग अलग कर दिए तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जिनका कोई अर्थ न हो, अलग अलग करने पर वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। चलिए आगे है यौगिक। यौगिक में जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। सार्थक और निरर्थक के बारे में पढ़ते हैं। जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, जिसका भी कोई भी अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। इसी यहाँ पे कह रहा है खंड, यानी कि उसको अलग अलग करने पर अगर फिर भी सार्थक होगा, अगर फिर भी उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा
तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द। जैसे मान के चलिए यहाँ पे है दूध वाला, दूध वाला, यानी कि दूध वाला किसको कहते हैं? जो दूध बेचता है उसे दूध वाला कहते हैं। मतलब इसका अलग अलग करने पर भी इसका अर्थ निकल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा यौगिक शब्द। अब जैसे है पानी वाला, सोना वाला, तो ये सब हो जाएगा यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ कहते हैं जो शब्द अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष 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 अर्थ पैदा करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ पैदा करता है, जैसे कि पंकज, तो इसका अर्थ होता है कमल या पुष्प। लंबोदर, इसका मतलब गणेश जी, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर कहा जाता है। काल मतलब होता है समय, मृत्यु। जल मतलब पानी, नीर, रस कह सकते हैं। यानी कि इसका कुछ ना कुछ अलग अर्थ है, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द की दृष्टि से शब्द के भेद। तो उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हम जानेंगे तत्सम किसे कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत का कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो डायरेक्ट हिंदी में है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि हो गया ग्राम, सूर्य, वृक्ष, रात्रि, अग्नि, ये सब हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं और संस्कृत में भी सेम टू सेम यूज करते हैं दोनों। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? तत्सम। जो संस्कृत का शब्द हूबहू हिंदी में पढ़ते हैं, ऐसे शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब जानेंगे तद्भव के बारे में। कहते हैं कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृतिक रूपांतरित होकर हिंदी में मिल गए हैं। तो संस्कृत और प्राकृतिक से रूपांतरित होकर हिंदी में मिल गए हैं, ऐसे विकृत संस्कृत और प्राकृतिक शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जैसे कि आग, बच्चा, मोर, शाम, पीला, दूध, दही आदि, और भी हो सकता है। नेक्स्ट है देशज। देशज मतलब होता है जो अपना देश का भाषा हो। कहता है जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उसे देशज कहा जाता है। जो शब्द देश के अंदर से बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उसे देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि चिड़िया, जूता, जूता, पगड़ी, तेंदुआ आदि, जूता होगा यहाँ पे। तो ऐसे शब्द जो देश के अंदर बोलचाल से लिए जाते हैं ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है विदेशज। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए हैं, ऐसे शब्द को विदेशज कहा जाता है। जैसे कि दुकान, गरीब, टेबुल, टिकट, कलम, किताब आदि। और इसको याद भी करना बहुत आसान है, इसके नाम से ही दोनों का पता चलता है। देशज, देशज मतलब जो देश का हो, देशज मतलब जो देश का हो। तो जो शब्द देश के अंदर से बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। जब भी देशज का बात आएगा तो देश के अंदर से जो बोलचाल की भाषा होगा उनका प्रयोग होगा। विदेशज हम लोग कहते हैं विदेश मतलब अपने देश से बाहर का, तो विदेशज का मतलब हुआ कि जो देश के बाहर यानी कि विदेश से जो भाषा हिंदी में लिए जाते हैं ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। तो जितने भी शब्द है दुकान, गरीब, टेबुल, टिकट, कलम, किताब और बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द। कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 5 भेद है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 5 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जो चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम है, अगर उसका कुछ ना कुछ नाम है तो वो संज्ञा कहलाएगा। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, सबका कुछ ना कुछ नाम है तो संज्ञा ही कहलाएगा वो। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि लिखते हैं यहाँ, राम एक लड़का है। क्या लिखे हैं? राम एक लड़का है। यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा है, राम है संज्ञा। अब राम को हटा करके हम यहाँ पर दे दे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है।
तो राम की जगह पर क्या आ गया, वह आ गया, तो वह क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह से ये, वे, यह, हम, तुम आदि ये सब क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब है विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं। जैसे कि राम एक लड़का है, यहाँ पे लिख देते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम लड़का तो है लेकिन क्या है, अच्छा है। इसी तरह से ले सकते हैं मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो ये क्या हो जाएगा कि इसका विशेषता बताएगा। जैसे कि यह साड़ी लाल है, हाँ, तो ये सब जैसे साड़ी तो है लेकिन क्या है, लाल है, उसका विशेषता है कि लाल। तो यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे अच्छा हो जाएगा विशेषण इसका। अब क्रिया, क्रिया है तो जिन शब्दों से करना या होना समझा जाए, जिन शब्दों से करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे कि सोना, पढ़ना, खाना, जाना, आना, मतलब कोई भी अगर काम करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो वो क्या है, एक क्रिया है। चलिए अब है अव्यय। अव्यय जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। चलिए, तो उधर नहीं जाने का। तो जैसे कि धीरे धीरे, वाह, जल्दी जल्दी आदि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो आप लोग का ये शब्द संसार खत्म हो चुका है।